नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी हरियाणा के बजट की, चूंकि बजट को लेकर तैयारियों और चर्चाओं का मंथन का दौर जारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की है। बजट को लेकर सुझाव लिए गए। सीएम कल सांसदों के साथ भी बजट पर चर्चा करने वाले हैं। संवाद होगा। ऐसे में आज हम हरियाणा के बजट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कितना मनोहर होगा बजट, पहले रिपोर्ट आप देखें। केंद्र के बजट के बाद हरियाणा में भी बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते हरियाणा का बजट पेश करने जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सीएम मनोहर लाल अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से बात कर राय शुमारी कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग की और बजट को लेकर चर्चा की बैठक की गई। बैठक में अलग अलग विभागों के सचिव भी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र के बजट से हरियाणा को अलग अलग विभागों में मिलने वाले लाभ को लेकर भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। वहीं सीएम ने बैठक के बाद बताया कि अंत्योदय के भाव के साथ सभी के हितों को ध्यान रखते हुए समाज हित का बजट पेश करेंगे। आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है, क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS, उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहांपुर तक, ये जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो BSC की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजनाएं उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए, विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता, जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम ले सके और फिर सर्विसेज, सेवाएँ कितनी ज़्यादा हम दे सके। ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएंगे। अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम्स होंगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, BPL जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज़्यादा बनाई जाती हैं। और रोजगार के नाते जिन योजनाओं में रोजगार ज़्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। ये दोनों हमारी प्रायोरिटी है। मंत्रियों के साथ बैठक के अलावा सीएम मनोहर लाल कल यानी गुरुवार को सूरजकुंड में विधायकों के साथ लंच करेंगे। लंच पर बजट को लेकर भी मंथन होगा। तो वहीं दिल्ली में सीएम सांसदों के साथ बैठक कर बजट को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर है सीएम मनोहर लाल सभी से सुझाव लेकर बेहतरीन बजट पेश करने के दावे और प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि इस बार सीएम के पिटारे में क्या होगा, हरियाणा के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी, गरीबों और वंचितों के लिए कितना मनोहर ये बजट होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो
चलिए बजट की तैयारियों को लेकर और आगामी बजट को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो अर्जुन सुढ़ेल जी, प्रवक्ता जेजेपी विवेक चौधरी जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत रावल जी आपसे करेंगे। अमृतकाल का हरियाणा का पहला बजट, कितनी और क्या उम्मीदें करे हरियाणा? ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, बहुत उम्मीदों वाला बजट है। उम्मीदों वाला इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो केंद्रीय बजट आया है कुछ दिनों पूर्व, वो भी एक बहुत शानदार बजट था। और उस बजट में हमने देखा कि किस प्रकार से हर वर्ग की चिंता की गई, हर वर्ग के लिए उसमें उपहार दिए गए, हर वर्ग के लिए काम किया गया और साथ साथ जो है विशेष जो वरीयता है वो वंचित समाज को दी गई, गरीब समाज को दी गई। ये अपने आप में अद्वितीय है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीब कल्याण के लिए खुद को समर्पित किए हुए हैं। ये अपने आप ही देखते ही बनता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा की भी जो कंट्रीब्यूशन है केंद्रीय जो बजट है उसमें बढ़ती गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में का जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसमें पहले जब हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पूरे जीडीपी में, वो 2.9 और 3.1% के करीब रहा करता था, जिसे बढ़ाकर हम पिछली सरकार खत्म होने तक 3.4% तक ले आए थे, जिसको अब पिछले बजट में हमने 4% कर दिया। जो अब तक का हरियाणा का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 4% का है, जो कि हाईएस्ट है आज तक का जी। हम जानते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार भी एक बहुत शानदार बजट हरियाणा के लिए आया था। सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री जी खुद वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने ओवरसी किया था और हम जानते हैं कि किस प्रकार से सभी वर्गों से चर्चा करके सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक अर्थ बजट जो है पिछली बार आया था। इसी प्रकार की बजट की उम्मीद अपेक्षा हरियाणा की जनता को है, खुद हमें है। हम कल खुद होटल राजहंस में जा रहे हैं, हमें वहां पर बुलाया गया है चर्चा के लिए। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने बिंदु रखेंगे और निश्चित तौर पर सूरजकुंड में जिस प्रकार का कल एक लंच के साथ बजट की प्री बजट चर्चा है, उसमें हम भी अपनी बात रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह हरियाणा के जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरे करने वाला एक बहुत सुंदर बजट जो है देने वाले। बिल्कुल। बजरंग दास जी, देखिए एक तरीका जो है या प्रक्रिया जो है इसकी तो तारीफ करनी होगी। जैसे कि विधु रावल जी ने भी बताया कि कल ये भी जाएंगे, इनकी ओर से भी सुझाव दिया जाएगा, विधायकों के साथ सीएम बैठक करेंगे, आज मंत्रियों के साथ बैठक थी, कल शाम की हम बात करें तो दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल अपनी पार्टी के लोगों के साथ, बल्कि जो अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रतिनिधि हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी सीएम बात करते हैं, सुझाव लेते हैं, उन सुझाव को बजट में शामिल किया जाता है। ज्योति जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी वार्षिक बजट पेश किया जाता है, हमेशा ही वित्त मंत्री जो है वो जिस भी ट्रेड का, मान लो कोई व्यापारी संबंधी समस्या है, किसान संबंधी समस्या है या कर्मचारी है, मजदूर है, उनसे विचार विमर्श करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। शिकारी विभाग जो है उन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हैं, उनके मंत्रियों से करते हैं, तो जब तो बजट बढ़ेगा ना। विचार ही ना करे तो बजट कैसे बढ़ेगा? कैसे पता लगे क्या समस्या है? ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये रूटीन की बात है, कोई अलग बात नहीं है कि यही सरकार चर्चा कर रही है, पहले लोग चर्चा नहीं करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, ये बजट जो है, इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीद है। प्रदेश के व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, हर एक वर्ग का नागरिक आस लगाए बैठा है कि बजट में हमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के 8.5 साल का शासन हरियाणा में रहा, इससे जनता बड़ी भारी दिक्कत में रही। सिर चढ़कर महंगाई बोलती रही, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। और मेरे साथी कह रहे थे केंद्र का बजट बड़ा बढ़िया रहा। जहां तक कि केंद्र के जो बजट पेश किया गया, इससे देश की जनता को हताशा ही हाथ लगी है। ना कोई व्यापारी के लिए कुछ दिया, ना उद्योगपतियों को कुछ दिया, ना किसानों को कुछ दिया,
फिर भी बजट बहुत बढ़िया है। एक नई लाइन छेड़ दी भी 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट दे दी, वो अखबारों में हेडलाइन पटिया शुरू कर दी। ये तो एक लोगों को ना आंकड़ों का जो खेल है, आंकड़ों का खेल, ठीक है आप, लेकिन गर्ग साहब इतना तो साफ है, जब आप केंद्र के बजट को सिरे से खारिज करते हैं कि कुछ है ही नहीं इसमें, तो हरियाणा के बजट को लेकर भी हम मान लें कि कांग्रेस तो बिना पूरा बजट को पढ़े, बिना रिसर्च किए, बिना तुलना किए सीधे सीधे आप लोग कहेंगे कुछ है ही नहीं बजट में। नहीं, मैंने ज्योति जी, आप सबसे पहले मैंने कहा बड़ी उम्मीद है, और ये मैंने पहले ही कहा भी हर वर्ग को उम्मीद है, सरकार करना भी चाहिए। उम्मीद जब बजट आए उसके बाद ही बात करूंगा ना मैं। अच्छा। पहले के तो बजट में कुछ नहीं है, ये तो मेरी अच्छी बात नहीं है ना। हम उम्मीद करते हैं इस बजट में जनता को महंगाई से राहत सरकार देने का काम करेगी, बेरोजगारी कम करने के लिए कारगर कदम उठाएगी, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देगी, सरकारी स्कूलों में जो टीचर की कमी है, स्टाफ की कमी, उनको पूरा करेगी, जो बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग स्कूलों की जर्जर हालत में है, मूलभूत सुविधा नहीं है, वहां सुविधा देने का काम करेगी, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत आज हरियाणा के अंदर है। डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी, यहाँ तक कि आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, बेड जो है बेड तक स्मेल मारती है, मतलब वार्ड के अंदर आदमी घुस नहीं सकता, सरकारी हॉस्पिटलों की ये हालत है। ये मूलभूत सुविधा देने की जरूरत है ताकि आम जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मिले, उसके साथ साथ महंगाई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों की ये स्थिति सुधारने की प्रक्रिया, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया के गर्ग साहब, ये हर एक सरकार में होना चाहिए, इतना मानते हैं ना आप? सरकारी अस्पतालों के जो हालात है या सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, ये हर एक सरकार को, कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में ध्यान देने की जरूरत हमेशा रही है, हमेशा रही है। ज्योति जी सही बात है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके राज के अंदर 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और एक बात कहता हूँ, स्कूलों में टीचर की कमी, ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ना चाहूंगी चर्चा में, क्योंकि और मेहमान भी हमारे साथ हैं, कोई मुख्य अध्यापक नहीं अभी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, के बाहर ताला लगाकर धरना देते हैं, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? चलिए, जो बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, गुरु जिसको मानते हैं, अगली बार आप जवाब दीजिएगा। हालांकि जब आप लोग ये कहते हैं कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, तो सरकार कहती है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है, स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, और जो आंकड़े आप लोग पेश करते हैं उनको लेकर कहा जाता है कि मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ना होगा गर्ग साहब, आप काफी समय ले चुके हैं। ठीक है, चर्चा शुरू हुई है, अभी आप रुके, आप सुने, अभी धैर्य से सुने आप। विवेक जी, सीएम की ओर से जो बैठक के बाद कहा गया, रोजगार शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि जो रोजगार आधारित परियोजनाएं हैं या जिनसे रोजगार मिले युवाओं को, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, और हरियाणा के युवाओं को रोजगार को लेकर तो काफी उम्मीदें होंगी इस बजट से। जी ज्योति जी, न केवल रोजगार को लेके, मैं सीएम साहब ने आपने दिखाने का भी काम किया कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और सभी वर्गों को साथ लेके चलेगा। रोजगार की अगर बात करें, रोजगार के भी नए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार युवाओं को दिया जाए, चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात हो। और मैं तो गर्ग साहब को सुन रहा था, गर्ग साहब का एक एजेंडा शुरू से रहा, विरोध कर, विरोध के लिए विरोध कर। गर्ग साहब ने शुरुआत में एक बात कही कि 7 लाख की छूट दे के क्या करेंगे। गर्ग साहब, आप तो बजट आने से पहले ये कह रहे थे कि 6 लाख की छूट दे दे बहुत है। सेंट्रल सरकार ने तो 7 लाख की छूट देने का काम किया। आप कहीं तो संतुष्ट होइए, कहीं तो सरकार के अच्छे कार्य की तारीफ करने का काम करें। हरियाणा में दुनिया देखती है, किसको दे दी 6 लाख की छूट, किसको आप दिखा रहे हो, छूट दी 3 लाख रुपए की, 2.5 की छूट थी, 50,000 रुपए बढ़ाए, फिर आप टीवी में गलत बात बोलते हो, गलत बात मत बोलो। 2.5 लाख की छूट थी, आपने 3 की करी है, या 5 लाख की छूट थी, 5.5 की है, 1.5 लाख रुपए जो आपने वो आपने खत्म कर दिए, उसके 50,000 रुपए आपने वहां बढ़ाए, 50 वाले बढ़ाए, उसके ऊपर फोकस किया और उसको स्थान देने का हरियाणा सेंट्रल सरकार ने बजट में काम किया। डिजिटल लाइब्रेरी का विशेष तौर पे
वहां पे जिक्र हुआ। आज प्रदेश के हर वर्ग को खुश किया जाएगा इस बजट से, पर बजरंग दास गर्ग जी खुश नहीं हो सकते। बजरंग दास जी को तो विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, इनका और कोई एजेंडा नहीं। बजरंग दास जी पहले कितनी सुनी जाती थी और कितनी सलाह ली जाती थी वो सभी जानते हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये तो रूटीन का काम है, हर बार होता है, क्या होता था, किस तरह ड्राइंग रूम में बैठ के काम होते थे, वो सबको बड़ी बात पता है। अगर आपने अच्छी तरह काम किए होते तो आप 10 साल से बाहर ना आप तो बाहर जा ही नहीं सकते। सभी वर्गों को साथ लेके सभी वर्गों को साथ लेके बजट, आप आदत है आपकी, गंदी आदत है डिबेट को डिस्टर्ब करने की, आप अपनी आदत पे लगे रहिए। आज ज्योति जी सभी वर्गों को साथ लेके जाएगा और सभी वर्गों का ध्यान बजट में रखा जाए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से बताने का काम। ठीक है अर्जुन जी, आज मंत्रियों के साथ बैठक, कल विधायकों के साथ बैठक और उसके बाद सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा और जब मंत्रियों के साथ बात करते हैं तो सभी विभागों को लेकर सीएम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कैसे बेहतरीन बजट पेश किया जाए हरियाणा के लिए। जिस तरह से आपने केंद्र का बजट देखा, देश का बजट देखा, उसमें आपने बिल्कुल सरलता देखा कि जो किसान कमेरा था, कोई छोटा व्यापारी था, दुकानदार था, उसको कहां तक कितना रिबेट दिया गया, कहां तक किसान को वो बजट घटाकर कम कर दिया गया। शिक्षा का बजट 2.64% था, उसको 2.5 कर दिया गया। और इसी तरह से अगर आप देखिए स्वास्थ्य का बजट था 2.27 से घटाकर 1.98% कर दिया गया। तो इस तरह से हर बजट, प्रधानमंत्री योजना जो पिछले बजट में 15,500 करोड़ रुपए का था उसे घटाकर इतना कम कर दिया गया है। आप हर तरह से देख सकते हैं कि किस तरह का बजट नहीं, था बजट और क्या बजट अच्छा ठीक है, आप लोग आलोचना भी करें और अध्ययन के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर। बजट को केवल घटाना या बढ़ाना की बजट की परिभाषा नहीं, अच्छा है बुरा होने की। अब सरकार आकलन करती है, अनुमान जो लगाती है उसके हिसाब से बजट तैयार करती है। अब कहाँ, किस सेक्टर में, किस विभाग में, किस परियोजना को लेकर कितने बजट की जरूरत है, कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ाना भी है, इसको लेकर भी तो फैसला लिया जाता है ना। देखिए वो ठीक है, कहाँ घटाना कहाँ बढ़ाना, लेकिन आम जनता को तो उसका फायदा मिलना चाहिए ना ज्योति जी। आम जनता की अगर हम बात करें, आम जनता का फायदा, आम जनता को बजट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जिस तरह का बजट केंद्र सरकार ने पेश किया था उससे भी कहीं उसी तरह मुझे तो उम्मीद है कि उस तरह का बजट हरियाणा प्रदेश की सरकार करेगी, जो कि किसी भी हक में नहीं है। अब आज जो आत्म मंथन किया गया, जो बजट के लिए विभागों को बुलाया गया है और आप कह रहे हो दोना करके इस बजट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये बजट प्रदेश की जनता के हित में होगा। बजट की अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश में, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने रोजगार शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। नहीं, बेरोजगारी नहीं कहा, नंबर पर बेरोजगारी नहीं कहा, आपने कहा रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं पर खास तौर पर। वही मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी खत्म करने की बातें भी करते हैं, रोजगार देने की बातें भी करते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं बेरोजगारी की, तो आज के जो आंकड़े हैं वो पूरे देश में पहले नंबर पर हरियाणा प्रदेश सबसे पहले नंबर पर बेरोजगारी में। कौन से आंकड़े भाई? तो भाई आंकड़े जो आप कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? तो इस रिपोर्ट को तो बीजेपी नहीं मानती, नीति आयोग भी नहीं मानता ना। क्या फुल फॉर्म होती है सीएमआई की? रिपोर्ट को नीति आयोग से लेकर सरकार नहीं मानती। क्या होती है सीएमआई की फुल फॉर्म? मैं अपनी बात पूरी बनना कर लूं, विदुर रावल जी एक बार इनसे सीएमआई की फुल फॉर्म पता करके बता दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, सीएमआई की फुल फॉर्म पूछ कर बता दो इन्हें। सीएमआई रटते रहते हैं। सुनो मुझे नहीं, आप हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए सीएमआई की फुल फॉर्म पता है आपको? फुल फॉर्म पता है? सेंटर, सुनिए ना, सुन लो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सुन लीजिए विदुर रावल जी, दोबारा सुना दूंगा। कभी आप सोचते हो कि अनपढ़ प्रवक्ता बैठे हैं, आपकी तरह नहीं है। गूगल कर लिया इतनी देर में? क्या कर लिया? बीच में ना बोलिए। चलिए आगे बात कीजिए, डिबेट का टाइम खराब हो रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट को तो नहीं मानती ना सरकार। अब जब आप इसी रिपोर्ट का, ये कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की एजेंसी या कांग्रेस की रिपोर्ट कहा जाता है, इसे तो साफ तौर पर नीति आयोग नहीं मानता इस रिपोर्ट को। बिल्कुल नहीं मानते। जहां इनके सरकारें नहीं है
वहां पर इन आंकड़ों को मानते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो इनको मानते हैं। और विदु रावल जी, आप सुन लीजिए, मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दी और आप लोग बीच में ना बोलिए जब तक मैं बोल रहा हूँ। खासकर आपको बता रहा हूँ मैं ये बात। बधाई बधाई आपको। किस बात की बधाई? अनपढ़ प्रवक्ता है क्या आपकी तरह, जो आया बोलते गए, जो आया बोलते फुल फॉर्म बताने की, जो फुल फॉर्म बताने की कोई बधाई नहीं है। हमें बचपन से पता है। आप लोग देखिए, जो नए नए प्रवक्ता बने और जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की, जाति की बात करते हैं, देश को प्रदेश को लड़ाने की बातें करते हैं। आप खुद सोचिए, आपको पता है नहीं पता है? मुझे सब पता है। और अरे भाई, टाइम ना वेस्ट करके बात कराइए। टाइम वेस्ट आप बीच में बोलते हो ना, वेस्ट कौन करता है? आपको मैंने पहले भी कई बार कहा कि अपनी बारी आने पर आप बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता। मैं मर्यादा विषय पर आ जाएं। अब हम विषय पर आ जाएं। देखिए ज्योति जी, विषय की मैं बात कह रहा हूँ। मुझे जो उम्मीद है, जिस तरह से ये लोग सोचते हैं कि सामने कोई अनपढ़ बैठा होगा, वो नहीं चलेगा। इसी तरह ये प्रदेश की जनता को भी अनपढ़ सोचते हैं। प्रदेश की जनता के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आदमी आएगा, इनकी बातें मान लेगा, जो ये कर देंगे इनकी बातें मान लेगा। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। जनता समझदार है, प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। ये सारे समय इस तरह खराब कर देंगे, पूरा समय डिबेट कैसे का बजट आया। देखिए, इसी तरह की मैं बात करूं, क्या हुआ पीछे किसान आंदोलन की बात करिए, गन्ना 10 रुपए आपने बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। कोई भी काम सरकार में, आप जल्दी बात को कंप्लीट करें अर्जुन जी। ज्योति जी, अगर कोई भी गन्ने का भाव लेना हो, कोई धान का भाव लेना हो, उसको आंदोलन करना पड़ेगा। पिछले 4 साल में जिस पे डिबेट हो रही थी उसका जवाब दे दिया, चुप रहिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगली बात ज्योति जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा इज्जत से पेश आए। आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अर्जुन जी ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? आप जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करें। अभी जल्दी बात पूरी करें। चर्चा कौन खराब कर रहा है? मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जे जनता को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन आज प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इनको समझ चुकी है। आने वाले समय में जल्दी इनका जो भी घोषणा था, जो ठीक है, आपकी बात तो एक वाकई में ही पूरी हो गई थी कि आप लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं है बजट से। गर्ग साहब ने कम से कम ये तो कहा कि हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं। हालांकि लगता नहीं कि बजट अच्छा होगा, लेकिन आपने तो पहले ही कह दिया कि उम्मीद है ही नहीं। केंद्र का जो बजट था उसको देखते हुए कोई उम्मीद नहीं है। राजेंद्र जी, केंद्र की तर्ज पर ही हरियाणा का बजट पेश होगा। और चूंकि चुनाव की भी बात करें तो केंद्र के जो आम चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और हरियाणा के चुनाव हैं, लगभग एक साथ ही चलते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो हरियाणा को भी चुनाव में जाना के, तो क्या ये चुनावी बजट हो सकता है हरियाणा का भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में हरियाणा की सरकार की कमान है, वो लगातार संगठन के स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अभी ये जो है 10-11 फरवरी को वहां वो संगठन को चुस्त बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहाँ पन्ना कमेटियां बनाई जाएंगी, पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। तो जिस बड़े स्तर पर वो चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है सरकार, तो निश्चित तौर पर इस बजट में तो सरकार कुछ ऐसे योजनाएं, ऐसे प्रस्ताव लेकर आ सकती है जो कि लोक लुभावन हो। उम्मीद तो यही की जाती है। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री का रुख ये रहा है कि हमें लोक लुभावन ऐसे योजनाएं नहीं लानी है जो कि अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाती हो और आगे चल के वो कोई फ्रूटफुल ना हो, कोई फायदा देने वाली ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ इस तरह का अब मुख्यमंत्री का फोकस जो है वो अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति के ऊपर, जिसको वो अंत्योदय उत्थान कह रहे हैं, उस पर है। तो देखते हैं कि वो क्या लेके आते हैं। इससे पहले वो रोजगार मेले आयोजित करते रहे, उनको कर्ज दिलवाए गए। और सवाल ये है कि बजट से ये उम्मीद की जाती है कि बजट को एक मानसून की तरह होना चाहिए कि मानसून की बूंदें हर घर के छत और आंगन पर गिरे। बिल्कुल। तो इतना व्यापक होना चाहिए, वो इतना ऐसा एक अम्ब्रेला होना चाहिए कि जिसमें सभी लोग कवर हो जाए, जिसमें अंतिम कतार का अंतिम व्यक्ति भी शामिल हो, तो उद्योगपति भी हो, व्यापारी भी हो। और बेरोजगारी तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए कि हर साल नए मतदाता जुड़ते हैं तो वयस्कों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि अगर मतदाता नए आ रहे हैं तो उन नए मतदाताओं को रोजगार देने की भी जरूरत है। तो सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार ये सारा संकल्प लेके आती है, सारा एजेंडा। अब अर्थव्यवस्था को किस तरह से, हरियाणा में जो मुद्दा है अभी कि ऋण बढ़ रहा है, 3 लाख से भी पार होने जा रहा है, 3 लाख करोड़ के पार। तो आखिर ऋण बढ़ रहा है तो कहते हैं कि बैटरी की अगर चार्जिंग हो रही है तो रोशनी भी तो दिखाई देनी चाहिए, पर रोशनी को देखना है उनको कि कितनी रोशनी दे रहा है। विपक्ष उठाता रहा है मुद्दा कि बताइए कौन सा पहला प्रोजेक्ट आया, ये कर्ज यूं कैसे हो गया। तो ये अपने सवाल है और सरकार को ये एड्रेस करने होते हैं। सरकार कहते हैं कि सरकार एक कांटों का ताज है, लगातार उसके सामने चुनौतियां हैं, एक आम आदमी भी उसके सामने खड़ा है, तो उसके विधायक भी खड़े हुए हैं जो लगातार कहते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। तो इन सारी चुनौतियों से सड़कों का हाल खराब है, ये तो सत्तारूढ़ दल के विधायक ही कहते हैं। ये तो सरकार को देखना है। तो विपक्ष की आलोचनाओं को आप छोड़िए, सीएमआई को भी छोड़िए, लेकिन आप अपनी पार्टी के विधायकों की जो भावनाएं और उनकी जरूरतें हैं, अब आप विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं तो वहां ये देखने की जरूरत है कि वो क्या मांग रखते हैं और उनको कैसे पूरा किया जाए। बिल्कुल विधु राहुल जी, जब जब हरियाणा का बजट आता है, हुड्डा साहब हर बार कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है सरकार, तो कर्ज कम करना, ऋण कम करना, ये भी अपने आप में चुनौती रहेगी। और सीएम की ओर से भी कहा गया कि हम आर्थिक सीमाओं में रहकर हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट लेकर आएंगे। ज्योति जी, ये हरियाणा के बढ़ते कदमों को किस प्रकार से भटकाव करना चाहते हैं, ये एक नजारा जो है हम देखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बार बार के बयान सुन लीजिए। हरियाणा पर कर्ज का किसी प्रकार की कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और इसीलिए जितनी बेहतर व्यवस्था से हमारा प्रदेश चल रहा है, अगर कांग्रेसी 2-4 सरकारें हमारा अनुकरण कर लें तो उनका भी कर्ज ठीक हो जाए। किस प्रकार से जीएसडीपी का हमारा 24% के अंदर अंदर हमारा जो रेशियो है, अगर ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हमसे सीख ले तो उनका 40% थोड़ी रहेगा। इसी प्रकार से पंजाब की कांग्रेस की सरकार 53% छोड़कर गई, आम आदमी पार्टी उसको और बढ़ा रही है। तो ये कम से कम हमें ये प्रवचन मत दिया करें। अपने अपने जो साथी दूसरे जो इक्का दुक्का प्रांत में इनकी सरकारें हैं उन्हें बता सकते हैं, लेकिन इनके पास ये प्रिविलेज है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास वो भी नहीं है। हरियाणा में भी इनका मात्र एक विधायक है, और जिस प्रकार से ये बातचीत करते हैं, इतना समय इन्होंने ले लिया, बात कुछ भी नहीं कही, इनकी पूरी बात में कुछ भी बात करने वाली नहीं की, तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर ये सलाह भी नहीं दे सकते। अभी मुद्दा की बात यह है कि अभी एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव को, जिसको सारे प्रदेश सराहा है, उस पर आकर ये जो है तंज कस रहे थे। पहले मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से सुना, जो कि एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बजरंग दास जी, वो कांग्रेस के जब पिछली सरकार थी उस समय भी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, बीच में थोड़े दिन हमारी पार्टी में आए थे, फिर कांग्रेस में वापस चले गए, वहीं दिल लगता है इनका। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी प्री बजट मुख्यमंत्री से या वित्त मंत्री से कौन सी जगह पर कहां पर बैठक हुई थी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बता दें कहां हुई थी, कब चर्चा करते थे। अरे इनके बजट तो जो है मैं जानता हूं कहां इनके, कौन सी बिल्डिंग में इनके बजट बनते थे, वो भी आपके सामने टीवी पर बता दूंगा किसी दिन, कौन सी बिल्डिंग में बजट बैठ के बनाया करते थे। इसी प्रकार से एक अभी जो एक विधायक वाली पार्टी के हैं, उन्होंने बताया कि नए नए प्रवक्ता नहीं, वो भी पुराने होंगे। अगर चौटाला साहब के दौरान वो भी प्रवक्ता, वो भी बता दें कहां बनाया करते थे। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी बड़ी नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन इनका जिस प्रकार से जो रवैया हमने सुना है, बजट आने से पहले इनको नकारात्मक पूछेंगे। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना साहब, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, और अच्छी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पढ़े लिखे प्रवक्ता देने शुरू कर दिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजे, अच्छा लगेगा, अच्छा हमें भी आनंद आएगा, कुछ तो पढ़े लिखों से मिलेंगे। और अब तो चौटाला साहब ने भी तिहाड़ में 10वीं पास कर ली, तिहाड़ में रहते रहते उन्होंने 10वीं पास कर ली, पिछले दिनों खबर थी, तो अच्छी बात है। लेकिन इनका प्यार 5 बार अरे वो रैली है प्रदेश वो तिहाड़ के अंदर पापड़ बनाते हैं, उनकी ना करे। विधु रावल जी अभी मेरे ख्याल से आज इस पर टाइम अपने आप कहाँ चौटाला साहब, कैसी बातें कर रहे हो यार आप, इस तरह की बातें आपको शोभा देती है? अर्जुन जी, ये जानबूझकर समय नष्ट कर रहे हैं डिबेट का। अर्जुन जी, आप जानबूझकर समय नष्ट कर रहे हैं। ज्योति जी ये कहा है, इनका समय अभी से काटना शुरू कर लीजिए, मैं चुप रहता हूँ, इनका समय अभी से काटना शुरू कर लीजिए। कौन कर रहा है, कैसी बातें कर रहे हो विधु रावल जी? 5 बार के मुख्यमंत्री आप रुके, अभी आपको समय दिया जाएगा। आपको मैंने काफी टाइम दिया था अपनी बात पूरी करने के लिए, अगर आपको किसी बात की आपत्ति है तो आपको जब समय मिले, अर्जुन जी आपको समय मिले आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, इन्हें आपने फिर से समय दे दिया। 5 बार मुख्यमंत्री,
बारे में इस तरह की लूज टॉक करना क्या शोभा देती है भाई आपको? अरे 5 बार बता दिया आप क्या हो और उनके 5 साल नहीं 10 साल नहीं 10 साल से अधिक से जेल में बैठे हैं। तिहाड़ में 10 साल से अधिक से पापड़ बना रहे हैं। चलिए चौटाला साहब को लेकर चर्चा, देखिए उनको लेकर चर्चा करेंगे तो बजट पर बात नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अर्जुन जी अभी आप सुने सर, अभी सुने सुडैल जी, आप सुने। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ऐसी भी चर्चा नहीं हो पाएगी कि आप साथ साथ बोलते रहेंगे। कतई ही बर्दाश्त ना करो। छोड़ दो ऐसी पार्टी को, छोड़ दो ऐसी पार्टी को जिसका सुप्रीमो तिहाड़ में पापड़ बनाता हो। छोड़ दो ऐसी पार्टी को। क्यों बर्दाश्त करते हो? क्यों बर्दाश्त करते कोई हो? बर्दाश्त नहीं होगा। अरे मत करो बर्दाश्त। तो इनकी ओर से तो ये कहा गया ना कि उन्होंने भी 10वीं पास कर ली है, इसमें क्या गलत है? मैं बिल्कुल भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि उन्होंने 10वीं पास कर ली है, तो क्या ये गलत है? क्या ये तथ्यात्मक रूप से गलत है? क्या गलत शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया? नहीं, आप एक बात को पकड़ कर नहीं बैठ जाएंगे अर्जुन जी। अगर आपको आपत्ति है किसी बात से, अपने समय में बोलिएगा। नहीं, ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी सर, ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पापड़ बनाने का काम करे एक प्रदेश के जो 5 बार उनके बारे में इस तरह कई बातें करेंगे। ज्योति जी क्या ये अच्छी बात है? आप बताइए। अगर ये अच्छा क्या कर रहे हैं? तिहाड़ में क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तिहाड़ में क्या काम आपको बुला रहे थे? क्या कर रहे हैं? आटा पीसते हैं? जैसे क्या कर रहे हैं? बताइए ना। आप जैसे 50 नौकर तिहाड़ में बैठकर क्या कर रहे हैं? कपड़े धोते हैं, आटा पीसते हैं, क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम तो करवाते होंगे ना। आप जैसे नौकर लगे हुए। ये क्या भाषा है अर्जुन जी? आप जैसे 50 नौकर। विधु जी आप टॉपिक नहीं, अर्जुन जी मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं करूंगी। आप ऐसे दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। आप ये क्या बजट को लेकर बात कर रहे हैं? जेल में भी नौकर चाहिए इन्हें। ये लोग हरियाणा की जनता की सेवा नहीं कर सकते, इन्हें जेल में भी नौकर चाहिए। हरियाणा की जनता सुनिए, इन्हें जेल में भी नौकर चाहिए। ये किस प्रकार के राजनीति करते हैं, इनका चरित्र इनके प्रवक्ता के मुंह से सुन लीजिए। और ये पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है कुछ और बात होती है। पढ़े लिखे प्रवक्ता, ये पढ़े लिखे प्रवक्ता बता रहे हैं कि जेल में भी नौकर चाहिए, जेल में भी नौकर चाहिए इन्हें। आपके बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा ज्योति जी क्या मैं अपना बात रख सकता हूँ? अब ज्योति जी अब तो बहुत हो गया इनका तमाशा। अर्जुन जी ठीक है, लेकिन समय की बर्बादी भी बर्दाश्त नहीं होगी सर। हम समय की बर्बादी नहीं कर सकते। ज्योति जी सुनिए। नहीं आप ठीक है, चौटाला साहब सब नहीं, वो बुजुर्ग है, हरियाणा की राजनीति के बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है। लेकिन यहाँ पैनल पर बैठकर आप ये सोचें कि आपको नंबर बनाने हैं चौटाला साहब के सामने या चौटाला परिवार के सामने, तो हम बजट को लेकर जो समय हमने रखा है वो बर्बाद नहीं कर सकते ना हम। बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो आप शांति से सुने, जिस विषय पर चर्चा के लिए आएंगे उस विषय पर चर्चा कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा आपत्ति है, आपको इसी बात पर बोलना है, तो आप अपने समय में बोलिएगा। अर्जुन जी को म्यूट किया जाए, पीसीआर म्यूट करें अर्जुन जी को। आपको जब टाइम दिया जाएगा तब आप बोलिएगा। विधु राहुल जी बात पूरी कीजिए। देखिए ये जो प्यार है, मैंने बात शुरू ही की थी, बीच में आ गए अर्जुन जी। ये जो प्यार है ये दो तरफा है। जिस प्रकार से इन्हें बजट पर भरोसा नहीं है, हरियाणा की जनता की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है, हरियाणा की जनता पर भरोसा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हरियाणा की जनता को भी इन पर भरोसा नहीं है। इसलिए आज कभी कभी ये 5-5 बार मुख्यमंत्री होने की दम भरते हैं। आज मसा एक सीट आई है और वो एक सीट भी जो है नहीं बचेगी निश्चित तौर पर। ऐसे 2-4 प्रवक्ता और भेज दे पार्टी, बिल्कुल नहीं बचेगी, जिन्हें जेल में भी नौकर चाहिए। मैं इस पर ज्यादा लंबा नहीं करता। बात अधिक क्या है कि रोजगार की बात हो रही थी। रोजगार को किस प्रकार से सृजन किया जाए उस पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय बजट के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ नेशनल स्किलिंग पॉलिसी शुरू की गई। किस प्रकार से अगले 3 साल में 6 लाख कैंडिडेट्स को किस प्रकार स्किल किया जाएगा और उसको रोजगार पारक उनको बनाया जाएगा ताकि वो रोजगार करें, अपने दम पर रोजगार कर पाए, देश के अंदर लेकर आए। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है और जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसको भी स्किलिंग के साथ इंडल्ज किया गया और सेंटर और सब्जेक्ट जो है इंडस्ट्री से पूछकर इंडस्ट्री की मर्जी से रखे गए। हरियाणा की सरकार ने उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से 75% आरक्षण का एक पहल की, बहुत अच्छी पहल है। साथ साथ अब जो केंद्र की तरफ से जो बहुत सारी योजना हमें मिल रही हैं, जिस प्रकार से 30 इंटरनेशनल सेंटर्स बनने वाले हैं, यूनिफाइड स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इनको लेकर निश्चित तौर पर बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 47 लाख अलग अलग तरीके से जो खुद स्किल सेंटर से निकलकर रोजगार कर पाए,
ऐसे जो है कैंडिडेट्स को तैयार किया जा रहा है। अभी रोजगार मेलों की चर्चा जो है विशेषज्ञ साहब ने की ही थी। राष्ट्रीय स्वरोजगार प्रोत्साहन जो है उसकी राशि भी बढ़ी है, उसको लेकर दोबारा से रिवैम्पिंग हुई है और डायरेक्ट किस प्रकार से उनको बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है ये भी अपने आप में अद्वितीय है। हम रोजगार क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। ये आज तक इनकी जो भूमिका रही है इनकी सरकारों की, चाहे कांग्रेस की थी या इंडियन नेशनल लोकदल की थी, ये केवल और केवल थोड़ा बेरोजगारी भत्ता बांटने की थी। हम उनको सक्षम योजना के तहत 1,71,000 युवाओं को तो केवल सक्षम योजना के तहत हरियाणा में हम उनको स्टाइफन के साथ साथ 100 घंटे काम ले रहे हैं। लेकिन इनका केवल और केवल जो योजना थी केवल बेरोजगारी भत्ता देकर अपने कर्तव्य की तीसरी करना थी। हम इससे आगे बढ़कर लोगों को रोजगार के लायक भी बनाते हुए और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए प्रदेश में इंडस्ट्री आए, इस प्रकार का एनवायरमेंट बने और साथ साथ इंडस्ट्री में हमारे हरियाणा के अधिक से अधिक युवा जो है रोजगार पाए, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही अंत्योदय की बात भी कही है बजरंग दास जी, सीएम की ओर से कहा गया कि अंत्योदय के भाव के साथ, और जब अंत्योदय का हम जिक्र करते हैं तो हरियाणा सरकार इसी सिद्धांत के साथ लगातार काम कर रही है। 1,80,000 सालाना जिनकी आय है उन लोगों को, उन परिवारों को लगातार सरकार की ओर से लाभ दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप चुनावी एंगल से कांग्रेस इसे देखें तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। ज्योति जी, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के बुढ़ापा पेंशन काट दी, 10 लाख से ज्यादा। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बता दें, डिटेलिंग कर दें। 5 लाख की कहां से फिगर आई बजरंग दास जी? ज्योति जी प्लीज इनको टोकिए, इनसे पूछिए। ज्योति जी मैं निवेदन करता हूँ, इनसे पूछिए 5 लाख की फिगर कहाँ से आई है? आप बता दीजिए बजरंग जी, चूंकि सरकार तो ये कहती है कि अगर किसी का गलती से या खामी से नाम कटा है तो पोर्टल पर शिकायत दें। तय समय सीमा के अंदर उनके नाम वापस लिए जा रहे हैं, किसी की पेंशन इरादतन नहीं काटी गई है। ज्योति जी इनको बोलने की आदत होगी है, एक बोलने की बीमारी। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन आपने जो आंकड़ा दिया, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, आप वो बता दीजिए। 5 लाख के आंकड़े देख ले, रावल जी को पूछ लेना, इनके खुद के सरकारी आंकड़े। मैं दे देता हूँ आंकड़ा। आप जो 5 लाख आंकड़ा दे देता हूँ, तो फर्जी 10 सेकंड दिलवा दीजिए, मैं आंकड़ा दे देता हूँ। जो बुजुर्ग फर्जी थे उनके हमने काटे हैं, इनकी सरकार अपनी हरियाणा सरकार। नहीं देखिए, जो लोग बुजुर्ग थे अगर उनकी मौत हो गई है तो उनकी पेंशन काटी गई है। जो विधवाएं थी कुछ ऐसा आंकड़ा है वो अगर दोबारा शादी कर चुकी है तो उनकी पेंशन काटी गई है। बोल रहा हूँ मैं। नहीं, इसमें गलती से अगर किसी की पेंशन कटी है उसे दोबारा शिकायत करने का नहीं। टोटल फिगर है जिसमें से 2,43,000 इस दुनिया में नहीं है। शिकायत कौन सुनता, कौन है इनकी शिकायत सुन लो। तो उनको कहाँ पर 2,78,000 टोटल है, जिनमें से 2,43,000 जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सुधार चुके हैं। 1900 प्रकार का ये रट्टा लगाए हुए 2014 तक 48 साल में 70,000 रुपए सिर्फ करता था। इन्होंने मलाई खाकर, माल खाकर 8 साल में वो कर्जा 3,50,000। अब इन्होंने विषय बदल दिया। ये 5 लाख नहीं बता पाएंगे, 5 जुल्मों में भी 5 लाख की फिगर को नहीं बता पाएंगे। मुद्दा बदल दिया इन्होंने चलाकी से मुद्दा बदल दिया। चलाकी से मुद्दा बदल दिया इन्होंने। 5 लाख की फिगर खा गया। उसमें बिजली निगमों का भी था बजरंग दास जी, वो भी ऐड कर लीजिए ना। फर्जी काम करके करोड़ों रुपए आपने घोटाला किया। 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़ का बिजली निगम पर किस प्रकार से कर्ज था। आप 5 लाख की फिगर बदल दी इन्होंने। 5 लाख पर आगे से मत बोलना। गांव में 1 रुपए की ईंट लगाई नहीं। बजरंग दास जी अगली बार झूठ मत बोलना, पकड़ लूंगा मैं पकड़ लूंगा आपका झूठ। 5 लाख का झूठ पकड़ लिया आज आपका। आज एक्सपोज कर दिया बजरंग दास जी, कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। आज हरियाणा न्यूज पेपर ने केंद्रीय बजट में आज एक्सपोज कर दिया आपको। 5 लाख की फिगर नहीं है आपके पास, कहां से आई? व्यापारी को क्या दिया, किसान को क्या दिया आपने? आम जनता बता तो दो, कौन सी महंगाई से राहत दी, कौन सी बेरोजगारी में आपने बात की? ये 5 लाख के आंकड़े को लेकर बार बार पूछ रहे रावल जी। तो बता दो ना, ये 5 लाख और 10 लाख का जो आपने आंकड़ा दिया। अच्छा मैं पूरा अरे गर्ग साहब, जहां इनके राज के अंदर छोटे छोटे उद्योग
ठीक है, आप केवल एक नंबर बोल के आगे नहीं निकल सकते, आप उसको बताएं कि क्या किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं। रावल जी, अगर आपसे पूछते हैं कि 5 लाख की पेंशन काटी गई, सरकारी आंकड़ा ही मैंने आंकड़े दिए। अच्छा, 5 लाख से ज्यादा कह रहा हूँ, 5 नहीं है, 5 लाख से ज्यादा बुढ़ापों की बुजुर्गों की पेंशन काटी है। मैं कहाँ से आया ये आंकड़ा? किसके घर में सर्वे करने गए थे, कैसे पता चला? कार्ड काटे हैं और यहाँ तक कि आज के अंदर छोटे छोटे गांव स्तर पर जो उद्योग थे 80% ज्योति जी 10 सेकंड दीजिए, उद्योग बंद 10 सेकंड दीजिए, वो आंकड़े भेज दूंगा आपके पास और ये बता दूंगा भी लाखों ज्योति जी सही आंकड़ा रखने के लिए 10 सेकंड बेरोजगार हुए हैं। और दूसरी बात ये कहते थे भी हम 75% अपने उद्योग के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। 75 आदमी को रोजगार नहीं दिया। मैं जेजेपी के साथी बोलते थे ताई चिंता न कर, गांव में सारे ठेके बंद करा दूंगा। ठेके तो बंद करा दूर की बात, गांवों में ठेके की एक की जगह 10 ठेके खुलवा दिए और शराब के हत्थे खुलवा दिए और मलाई खाने वास्ते ताई अब की बार बीजेपी यमुना पार और मलाई। ठीक है, अभी आप रुके, चूंकि देखिए 3 साल के अंदर 4,60,000 बुढ़ापा पेंशन तैयार की गई है। पेंशन करेंगे, ठीक है, 2,77,000 के नाम काटे गए हैं। और एक बात आता हूँ, क्या कहते हैं जेजेपी वाले, अगर हम उसमें से 2,43,000 दुनिया में नहीं है, वो मृत हो चुके हैं, वो मृत हो चुके हैं। बिल्कुल, और उनका 2,73,000 यानी 25,000 जो कि अब एक बार केवल 2,70,483 ये टोटल जो है जिनकी पेंशन कटी है, क्योंकि पेंशन बजरंग दास जी जैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं होती, ये डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफर होते हैं उनके पैसे। 2,70,000 नहीं, गलत नहीं बजरंग दास जी, उनमें से 2,43,000 की पेंशन जो है इसलिए है कटी, वो इस दुनिया में नहीं है, सब सुधार गए। 25,000 इनमें से ज्यादातर लोगों की डबल पेंशन थी, जो कहीं अपनी और भी पेंशन ले रहे थे। डबल पेंशन की बात हो रही है, नियम हमारा बनाया हुआ है, ये चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ है। किसी प्रकार से सभी नहीं, बजरंग दास जी अभी आप रुकिए सर, केवल इसी विषय पर हम नहीं रह सकते ना। अंत्योदय को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। ये कहते हैं गलत क्या जाओगे, जिंदा बैठे हैं लोग, जिंदा की पेंशन काट दी, जिंदा को आप मरे दिखाते हो, फिर टीवी डिबेट करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाकर पेंशन काटी है और पूरे अखबार में डिटेल नाम तक लोगों ने पेश की है और बुजुर्ग मीडिया के सामने, हरियाणा न्यूज चैनल के सामने आकर गया मैं रामलाल हूँ, मेरी पेंशन काट दी, मैं जिंदा हूँ, मेरा मरा दिखा दिया। आप तो जिंदे को पेंशन। ठीक है, अभी आप रुकिए बजरंग दास जी, ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ नाम अगर कटे हैं उनके लिए सरकार ने शिकायत देने और वापस उनके नाम जोड़ने का प्रावधान किया है, पोर्टल पर शिकायत दे सकते हैं। और जिनकी पेंशन काटी गई है उनमें वो लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। बुजुर्ग पेंशन की हम बात करें और केवल इसी बिंदु को लेकर हम बात नहीं कर सकते। नहीं, हम समय का भी तो ध्यान रखें। 100% गलत बात, लोग जिंदा है, जिंदा की पेंशन काटती है, जिंदा को मरा हुआ इन्होंने दिखाया है। ये तो जिंदों को मारने वाले लोग हैं, पैसे देने के चक्कर में जो बुजुर्ग देवी माता बहन ने। ठीक है, अभी आप रुकिए। 2 लाख पहचान पत्र से पेंशन को जोड़ा गया, उनकी बात हो रही है, कुछ खामियां थी वो दूर की गई। अब केवल इसी पर हम बात नहीं कर सकते, इस विषय पर हम बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं, इस विषय पर हम बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं और इसके ऊपर बयान भी दूंगा मैं। और बोलो विवेक जी, देखिए आप यहाँ पर टेलीविजन पर बताइए आंकड़े। जी बोलिए। आज कहीं ना कहीं डिबेट को मैं बारी एक ही बात कही, डीरेल करने का काम। बिल्कुल, देख के दे दूं क्या? बजरंग दास जी सुनने का काम कीजिए। मैं खुद ही कह रही हूँ कि डिबेट ले लो मेरे से। नहीं, ऐसे कैसे डिबेट होगी गर्ग से आप? नहीं गर्ग जी, आपको जब तक म्यूट नहीं किया जाएगा तब तक आप शांति से दूसरों को नहीं सुनेंगे। आपने ठान रखा है ये। बोलिए विवेक जी। ज्योति जी, आज बारी बारी डीरेल किया गया, जो मुद्दा है उसको नहीं बोला गया। गर्ग साहब को म्यूट किया जाए। आपको हम बहुत सुन चुके हैं, अभी समय नहीं है। आज अगर कहीं बात की जाए हरियाणा को विकास की ओर ले जाने की, प्रगति की ओर ले जाने की, अगर मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कहने का काम किया, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज,
वेस्ट टू वेल्थ और तमाम जो विषय हैं उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की। आज सिर्फ बात की जा रही है शराब। अरे गर्ग साहब, मैं बताना चाहूंगा, शराब की जो बात कर रहे हैं, शराब का रिवेन्यू बढ़ाने का काम किया है, आपकी तरह घटाने का काम नहीं किया। आप जब कहते हैं कि घाटा ऐसे हो गया, कर्जा हो गया, आज ये भी देखिए कि जो सड़कें, जो जिले कहते थे कि सड़क ये बनी नहीं सकती, वो सड़कें हमने बनाने का काम किया। हर जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम किया गया। आपके टाइम में जो सपना था, आज उस सपने को हमने साकार करने का काम किया। प्रदेश सरकार ने हर एक जिले को दूसरे जिले से अच्छे से जोड़ने का काम किया गया। 4 लेन और 6 लेन तक भी बनाने का काम किया गया। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, चाहे NH 152 की बात की जाए, चाहे किसी भी रोड की बात की जाए, बहुत ही अच्छा कार्य उसके ऊपर किया गया। चाहे अभी मैं सुन रहा था रिवेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, रिवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया, उसका कोई वो नहीं करेंगे। लाल डोरा मुक्त किया गया, उसका वो नहीं करेंगे। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। आज बजट के ऊपर बात अगर करनी है तो बजट में ये भी बताइए ना कि बजट में हमारे ये सुझाव है और ये होना ऐसे होना चाहिए। आप तो विरोध कर रहे हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, अपने मर्जी के आंकड़े पेश कर देते हैं। 5 लाख की पेंशन कट गई, 10 लाख की कट गई। जनाब, फैक्ट्स के साथ बैठा कीजिए, ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं। फैक्ट्स के आधार पे कोई अगर आपके पास बात हो तो वो कीजिए। हवाई बातें करनी, जो मैंने इनकी बात पकड़ी कि 6 लाख की इन्होंने जिक्र किया था, 7 लाख सेंट्रल सरकार ने करने का काम किया, उसका इनको नहीं धन्यवाद कर। आज प्रदेश भर की जनता आपको देख रही है, आपकी पार्टी और दूसरी पार्टी की अगर मैं गर्ग साहब आपको म्यूट कर रखा है, आप एनर्जी बर्बाद ना करें अपनी, आप सुन लीजिए। आपको सुनने में परेशानी है क्या? दूसरी पार्टी के प्रवक्ता से आप कह रहे थे कि थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से ज्योति जी ना वो बात करते हैं, ना उनके नेता बात करते हैं, वो तो बात छोड़ ही दीजिए। आज मैं दोनों भाइयों से एक ही बात करना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सुझाव है वो सुझाव देने का काम कीजिए, सुझाव देने का काम कीजिए। आपके पास कोई सुझाव है, बजट के अंदर कोई चीज रखी जानी चाहिए, आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश ठीक है, वो सुझाव दीजिए आप सरकार को। आज सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, विरोध ही करे जाएंगे और कहीं की डिबेट को कहीं ले जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। अर्जुन जी आप पढ़े नहीं, अर्जुन जी अभी समय नहीं है सर, लेकिन प्लीज आप डिटेल ना करें डिबेट को। आप बिना फैक्ट के कोई भी बात करेंगे वो नहीं चलेगा। इनेलो ने मात्र पढ़ा लिखा प्रवक्ता बनाया है, आज हमारा सौभाग्य की डिबेट पर है वो। चलिए विधु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए अभी नहीं। अर्जुन जी आप सुनिए फिलहाल तो। अर्जुन जी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा और बिल्कुल किसी के बारे में मैं कोई गलत नहीं सुनूंगा। पर आप एक बात कहिए कि विप्लव जी ने गलत बात की गई है, आप एक बात कहिए ना, डिबेट की गई है, मैं बारी बारी एक ही बात कह रहा हूँ, उस मुद्दे के ऊपर रहिए। आप कभी एक बार ये बोलिए, पहुंच जाते हैं, आप सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर रहने का काम कीजिए। मैं एक बार बोलिए कहता हूँ, चौटाला साहब के बारे में गलत बात आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैंने एक ही बात कही है, मतलब आप मुद्दे के ऊपर डिबेट रखिए। ठीक है, अभी विधु जी पिछली बार ठीक है, अभी आप दोनों सुनिए। अभी विधु रावल जी, पिछली बार जो बजट आया उसको कितना लगाया गया, कितना विकास हुआ, कितना बाकी है, इसको लेकर भी जाहिर है सवाल होगा, क्योंकि अब अगले साल के लिए 2023-24 के लिए बजट आने वाला है। पिछली बार जो बजट आया था वो उससे पिछली बार के बनस्पत जो है 9.8% जो है इंक्रीज के साथ आया था। हम जानते हैं कि 2021-22 का बजट जो है 1,53,000 करोड़ के करीब था, जिसको बढ़ाकर 1,77,000 करोड़ का बजट जो है, जो 34,000 करोड़ का बजट जो है इंक्रीज था। माफी चाहूंगा, 15%, ये लगभग 24,000 करोड़ के करीब का इंक्रीज था, लेकिन जी लगभग 15% के करीब था, जिसमें हमने जो है पहले से भी बेहतर मानकों पर हमने काम किया। कुछ बहुत आवश्यक काम थे जिसके लिए जो आपने अंत्योदय की बात की, इस सरकार का सबसे ज्यादा जो काम रहा है, सबसे ज्यादा जो ध्यान रहा है, वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय जब होगा तो समाज का उदय होगा, इसको मंत्र मानकर पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के लिए जो है योजना बनाने का रहा है। इसी को लेकर जो है हमने एक के बाद एक जो योजनाएं बनाई, केंद्र की तरफ से हमें जो जिस प्रकार का प्रोत्साहन मिला, उससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए
उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य योजना जो है वो भारत की आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस देश को दिया हुआ तोहफा है। हमने उसको भी एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु योजना के तहत, आयुष्मान योजना में तो केवल 1 लाख तक के लोगों परिवारों को 1 लाख तक की इनकम वाले परिवारों को लाभ मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 तक के लोगों को हरियाणा में कवर किया। बिल्कुल, पहले 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 2 लाख भी कर सकती थी। आंकड़ों में है ज्योति जी, आंकड़ों में। ठीक, अभी सुन लीजिए अर्जुन जी। तो अगर कांग्रेस की कोई आप भी हाँ में मिला रहे हो ना भाई साहब, मैं हर एक तथ्यात्मक बात पर हाँ में मिलाऊंगी सर। अच्छा, 1,80,000 किया गया है तो किया गया है, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकती और मैं भी नहीं कर सकती। आंकड़ों में सब कौन अच्छा एक काम अच्छा कर सकते हैं अर्जुन जी आंकड़े ये कहना बड़ा आसान है, आंकड़ों में एक काम अच्छा कर सकते हैं अर्जुन जी भी। अर्जुन जी के ध्यान में कोई ऐसा परिवार हो, कोई 1-2 परिवार हो, 5 हो, तो जरूर जो है तुरंत के तुरंत 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा पोर्टल में दिए हुए। अगर 15 दिन में नहीं शुरुआत हुई तो जो नोडल ऑफिसर है वो नप जाएगा। ये एक प्रक्रिया ऑटोमेटिक काम है पोर्टल में, आपने देख रखा है, इसलिए आपने आप मोह माया छोड़ चुके हैं। और जहां तक आप गाली की बात कह रहे थे, अच्छी बात है। देखो, साधु संत के मुंह से प्रवचन निकलेंगे, गाली किसके मुंह से निकलते हो जानते हैं। आपके समर्थक ज्यादा गाली वाले हैं, साधु संत नहीं है, तो वो साधु संतों की तरह नहीं बात कर सकते, वो गाली दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपने अपना हर प्रकार से चरित्र जो है आज की डिबेट में दिखाया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आप पर डिबेट नहीं खराब हो सकती। महत्वपूर्ण क्या है कि हरियाणा के लिए जो हमारे 2,65,00,000 हरियाणवी हैं, उनके लिए एक सर्वांगीण विकास का बजट हो और उसको लेकर बार-बार जो है चाहे ज्योति जी आप हो, चाहे हमारे जो है जेजेपी के साथी भाई हो, उन्होंने बार-बार सुझाव मांगे हैं, हम भी सुझाव देने जा रहे हैं। अगर आज की डिबेट में भी ये दोनों प्रवक्ता कुछ अच्छे सुझाव देते तो हम कल जो बैठक में जाने वाले उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करते। कोई बात नहीं, अपने अंतिम कमेंट में कम से कम 1 या 2 अच्छे सुझाव जरूर देना। आपका आवाज भी हम जो है वहां तक रखेंगे और इन बातों को कोऑपरेट करेंगे। ये पार्टीगत राजनीति होती रहेगी, इससे आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। हरियाणा प्रांत के लिए काम करने की बात सोचनी पड़ेगी मेरे दोस्त, हरियाणा के लिए काम करेंगे। अब कोई सुझाव आपका? जी ज्योति जी बोलिए। मध्यम व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए रियायतें दें ताकि बेरोजगार लोगों को व्यापार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल सके, ये जरूरी है। ठीक है, ये अच्छा सुझाव आपका। ज्योति जी मेरा फोन कट हो गया। दुकानदार है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा सुझाव, ठीक है। ज्योति जी फोन मिलाओ, मुझे फोन मिलाओ प्लीज। कोई ऐप ये घटना हो जाती मेरा फोन कट, अर्जुन जी का फोन मिलाया जाए। और गर्ग साहब ठीक है, आप सुझाव दे रहे हैं, आप बात कंप्लीट कीजिए अपने। तो ऐसी पॉलिसी बनाए जो छोटे मतलब दुकानदार के साथ कोई ऐप ये घटना हो जाए, दुकान के अंदर आग लग जाए, उसको तुरंत प्रभाव से राहत यानी मुआवजा राशि देने का कानून बनाया जाए। ठीक है सर, ये अच्छी बात है ना, फिर सुझाव आप दे रहे हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए देने। जादव जी सर, आपका आखिरी कमेंट ये बनाइए क्या? और सुझाव को। ठीक है, सीएम तो कह चुके हैं कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, बीपीएल हैं, अंत्योदय के भाव के साथ उनको वरीयता दी जाएगी। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई जो है अंत्योदय के लिए सरकार का ये मुख्यमंत्री साहब आखिरी कमेंट है इनका, सुन लीजिए आप। बजट में फोकस जो है वो अंत्योदय पर होगा और किसी की बात तो सुनने दिया कीजिएगा साहब, शुरुआत से लेकर अंत तक डिबेट में आप ऐसे ही बोलते लगातार होगा। और सवाल ये है कि सरकार को ऐसे प्रयास करने, ऐसी नीतियां और ऐसी योजनाएं लागू करनी है कि ताकि ये जो अंतिम व्यक्ति का, कतार का जो अंतिम व्यक्ति है वो हमेशा के लिए अंतिम समाप्ति हो जाए, कि वो लगातार गरीबी जो है इतनी नियंत्रित हो जाए कि बीपीएल वर्ग ही न रहे और एपीएल का ही काम करना पड़े। कुछ ऐसी सरकार को अपनी नीतियां लानी चाहिए। तो बजट को इस तरह से सूझबूझ के साथ तैयार करनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका। तो चर्चा की हमने हरियाणा का बजट कैसा होगा, और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।